अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पावर। पावर क्या होता है? पावर को हम ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको ना आता हो। पावर कहते हैं रेट ऑफ वर्क डन विच इज़ इक्वल टू पावर W/T। W क्या है? वर्क डन। अब वर्क डन की कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं? हमें पता है वर्क डन mgh के इक्वल भी होता है ओवर टी, ये भी पावर हो गई। हमें पता है वर्क डन हाफ mv स्क्वायर के भी इक्वल होता है, ये भी वर्क डन हो गया। हमें पता है वर्क डन और किसके इक्वल होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। किस में? स्प्रिंग की मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तब यहाँ क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ओवर टी। एक और फार्मूला है पावर का, P इज इक्वल टू F.V। अब इस फार्मूला में ये इक्वल होता है FV कॉज ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। अगर हम इसकी क्या लें, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये एन नहीं आएगा क्योंकि ये स्केलर फॉर्म है, FV कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि उसने आपको फोर्स दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, दोनों को दिया हुआ है और साथ एंगल दिया हुआ है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को। एक ये आ जाता है कि वो आपको वेक्टर्स दे देता है, फोर्स का अलहदा वेक्टर दे देता है, वेलोसिटी का अलहदा वेक्टर दे देता है, तब आपने कैलकुलेट कर लेना है। जो वेक्टर वाले क्वेश्चन हैं वो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट वाले आएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट वाले नहीं आएंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब लेट्स सपोज उसने आपको एक वैल्यू दी है 5i प्लस 3j माइनस k, ये है f। v हमारे वेलोसिटी का वेक्टर लेट्स सपोज हमें दे देता है वो 4i माइनस 2j प्लस 2k। अब हमें वो कहते हैं कि पावर बताएं, तो पावर पता है P इज इक्वल टू F.V। तो इन दोनों को आपने क्या करना है कि जो I कंपोनेंट है उसको I यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब I जब I से मल्टीप्लाई करेगा तो I कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को शो करता है, डिनोमिनेट करता है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दोनों के दरमियान एंगल क्या है? ज़ीरो। और जब डॉट प्रोडक्ट में दो चीज़ों के दरमियान एंगल ज़ीरो हो तो आपको पता है कॉस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस कंपोनेंट आता है। कॉस कंपोनेंट कब मैक्सिमम होता है? जब एंगल ज़ीरो होता है। अब जब आई के अकॉर्डिंग, जे के और के जब ये आपस में आ जाते हैं तब हमारे पास इनका आंसर डॉट प्रोडक्ट में हमने उनको मल्टीप्लाई करना होता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू आई डॉट आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस माइनस 3 टू द 6 जे डॉट जे प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू के डॉट के। अब आई डॉट आई एक दूसरे, अब आई डॉट आई का मतलब है आई कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब आई कॉज ऑफ थीटा, इसमें एंगल क्या बन रहा है? ज़ीरो। जब एंगल ज़ीरो बने तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। आंसर क्या आ जाएगा? 8। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। पावर का यूनिट क्या होता है? जाउल पर सेकंड और वॉट। ये मैंने ब्रीफली पावर को डिस्कस किया। इसके बाद हम आ जाते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी टू डू वर्क, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी हमने दो टाइप्स पढ़नी है। एनर्जी की वैसे काफ़ी टाइप्स हैं, हमने इसमें कितना टाइप्स पढ़नी है? दो, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मज़ीद 2 टाइप्स की है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और हमारे पास क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बल्कि इसे भी साथ देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी। ये किसकी वजह से होती है? पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये कौन सी होती हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी टाइप्स में आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद विच इज़ इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसके और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास हाफ kx²। ये क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं इस फार्मूला को। ये फार्मूला क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass, also directly proportional to the square of velocity। लेकिन एक शर्त है, mass के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस टाइम होगी जब आप वेलोसिटी को क्या कर देंगे? कांस्टेंट। वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस टाइम होगी जब आप इस फैक्टर में mass को क्या कर देंगे? कांस्टेंट। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब हमने एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल पे उसकी डिपेंडेंस देखनी हो तो बाकी सारे वेरिएबल उस इक्वेशन की क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। अब अगर हमने काइनेटिक एनर्जी की मैस पर डिपेंडेंस देखनी है तो मैस के अलावा और कितना यहाँ पर वेरिएबल्स हैं? सिर्फ वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। ये आपके पास क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv² के। अब mv किसके इक्वल होता है? हाफ mv.v। अब mv किसके इक्वल होता है? मोमेंटम के। तो ये क्या बन जाएगा? हाफ pv। ये बन गया एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? हाफ mv²। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस इक्वेशन को, इस साइड को मैस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। ये कर देता हूँ mv² मल्टीप्लाइड बाय मैस डिवाइडेड बाय मैस। अब ये जो मैस है ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? हाफ m² v² ओवर m, ठीक है। अब इसको लाते हैं इधर, ये क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ m² v² का मतलब mv² ओवर m। mv² किसके इक्वल है? मोमेंटम स्क्वायर ओवर ये 2 और ये m 2m। ये दूसरा फार्मूला बन गया। अब हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ pv, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू p² ओवर 2m। अब यहाँ से हमें मोमेंटम का एक और फार्मूला हासिल होता है, वो देखते हैं हम। मोमेंटम इज़ इक्वल टू, अब ये p² है ना, अब p² हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2m को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा? 2m काइनेटिक एनर्जी। अब हमें p² नहीं चाहिए, p चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? p इज़ इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट, ठीक है। अब इसके बाद एक फार्मूला हमने पहले पढ़ा था, p इज़ इक्वल टू mv। यहाँ हमने पढ़ा p इज़ इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी और अंडर रूट। अब इस फार्मूला में देखा जाए तो मोमेंटम मैस के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फार्मूला में देखा जाए तो मोमेंटम मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है और हम कौन सा रिलेशन कब लगाएंगे? इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपने देखना है कि अगर जो क्वेश्चन वो दे रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को उसने कांस्टेंट लिया है, उसने आपको क्वेश्चन में ये बताया कि एक बॉडी मूव कर रही है, उसका मोमेंटम का मैस से रिलेशन बताएं, जबकि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी, तब आपने ये रिलेशन लगाना है।
अगर वो कहता है कि एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तब मोमेंटम का मास से रिलेशन बताएं, तब ये लगाना है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब हम देखते हैं, ये फार्मूला अब उठाते हैं। ये फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर 2m। अब यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी का मास से क्या रिलेशन बन रहा है? इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये फार्मूला कब होता है? जब हम मोमेंटम को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। अगर वो कहे कि इफ़ मोमेंटम इज़ कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी का मास से क्या रिलेशन होगा? इन्वर्स रिलेशन। वैसे काइनेटिक एनर्जी का मास से क्या रिलेशन होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो अब काइनेटिक एनर्जी का मास से क्या रिलेशन होता है? 1/2mv²। वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी तो काइनेटिक एनर्जी का मास से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी का मास से इन्वर्स रिलेशन है। ये आपने देख लेने हैं, रेशोज़ में वो ये क्वेश्चन पूछता है तब बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये आपने अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसके बाद अब हम इसका क्या देखते हैं? ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ भी आता रहता है इसका। अब हम देखते हैं ग्राफ में इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। एक्स एक्सिस पे हम मास ले लेते हैं, यहाँ मोमेंटम। अब इन्वर्स रिलेशन है ना, ठीक है। क्या है? इन्वर्स रिलेशन। अब आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर में चार्ल्स लॉ का पहला ग्राफ जो पढ़ा है वो कौन सा है? प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। वो क्या होता है? इन्वर्स। जो भी इन्वर्स रिलेशन होगा उसका ग्राफ क्या बनता है? हाइपरबोला। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके यूएचएस में आ चुका है। उसने कहा है कि अगर हमने मोमेंटम को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। सॉरी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी आएगा। उसने कहा कि अगर हमने मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया तब काइनेटिक एनर्जी और मास का क्या रिलेशन है। उसने क्या ग्राफ दिए? एक ये दिया। सब बच्चों ने क्या लगाया? ये, क्योंकि 1/2mv² में काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशन है और जब डायरेक्ट रिलेशन हो तब हमें स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। ठीक है, सब ने क्या लगाया? ये। जबकि हमने देखना था कि उसने ट्रिक क्या बताई कि मोमेंटम को कांस्टेंट लिया ना कि वेलोसिटी को। मोमेंटम को कांस्टेंट लिया तब फार्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। जब ये फार्मूला लगाया तो हमें क्या, कौन सा ग्राफ हासिल हुआ? ये वाला। ये कब है? जब मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, एक और फार्मूला देखते हैं। अब ये हमने फार्मूला पढ़ा था P = 2m काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर मोमेंटम का मास से कौन सा रिलेशन मैंने आपको बताया था? अंडर रूट का डायरेक्ट रिलेशन। P = 2m काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट। इसमें मोमेंटम का मास के अंडर रूट से डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। अब इसमें क्या होगा? इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो क्या बनता है? यहाँ पर हम ले लेते हैं मास को, यहाँ ले लेते हैं मोमेंटम को। अब जब इस तरह का ग्राफ आता है तो अब यहाँ वैल्यू देखें, इसकी पावर क्या होगी? m की पावर होगी 1/2, इसकी पावर है 1। अब हमने जो रिलेशन हो डायरेक्ट का और उसमें पावर हो एक दूसरे के डबल। अब ये पावर है, ये हाफ है बनिस्बत इसके, इसकी पावर 1 है, इसकी क्या है? हाफ। मतलब ये हाफ जो है इसकी क्या है? आधी, और ये क्या है? इसकी डबल। अब तो हमने क्या ड्रॉ करना है? पैराबोला ड्रॉ करना है। पैराबोला भी इस तरह, पैराबोला कर्व ये होती है जैसे हमने किस में पढ़ी थी? प्रोजेक्टाइल में। इस तरह से पैराबोला कर्व उस तरह से ड्रॉ करनी है कि जो डबल क्वांटिटी है पहली क्वांटिटी के, उसकी तरफ हम उससे उस कर्व को दूर लेके जाना है। अब ग्राफ किस तरह बनेगा? ये पहले उसके साथ है, साथ साथ उसके कहाँ जा रहा है? दूर होता जा रहा है। ये किसके साथ होगा? जो क्या है? डबल है, जिसकी पावर डबल है दूसरे वेरिएबल की अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ कब होता है? जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगला ग्राफ ये है कि इसी में देखें कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट के डायरेक्ट रिलेटेड है जब क्या है? मास कांस्टेंट है। इसको भी हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। यहाँ ले लेते हैं मोमेंटम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन लिख लेते हैं साथ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी
1/2, ये है 1। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी की पावर किसके हाफ है? मोमेंटम के। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम की पावर काइनेटिक एनर्जी की पावर के डबल है। तो पैराबोला ग्राफ किस तरह ड्रा होगा कि वो किससे दूर जाना चाहिए? जो डबल है। अब डबल पावर डबल किसकी है? मोमेंटम की। तो ग्राफ यूँ बनेगा। ठीक है, ये कब ग्राफ होता है? जब क्या हो, अब ये ग्राफ देखा था ना हमने, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ये कब होता है? जब मैस कांस्टेंट हो, इफ़ मैस इज कांस्टेंट। एम आई क्लियर? आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।